कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान में आज हम अध्ययन करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, शॉर्ट में से नाम या नेम भी कह देते हैं। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। गुट निरपेक्ष आंदोलन का परिचय। गुट निरपेक्ष जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज लिस्का द्वारा किया गया। यह उन राज्यों की नीतियों का वर्णन करने के लिए किया गया जो द्वितीय युद्ध के बाद दो में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का जिन्होंने निर्णय लिया। इसका विधिवत उदय 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया सम्मेलन से हुआ, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। इसमें 5 व्यक्ति मुख्य थे जिनका चिंतन था, जिनकी सोच थी, जिससे ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो, इनको नेहरू, नासिर और टीटो कहते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो और घाना के राष्ट्रपति क्वामे एकरुमा का इसमें योगदान था, जिनका स्लाइड पर आप फोटो देख रहे हैं 500 को। ये जो स्लाइड देख रहे हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो स्थिति है, इसमें एक तरफ अमेरिकन ब्लॉक था जिसका नेतृत्व अमेरिका द्वारा किया जा रहा था, दूसरी तरफ साम्यवादी ब्लॉक था जो मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर था और इसका नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ द्वारा किया जा रहा था। इनके बीच जो वैचारिक युद्ध था, इसको शीत युद्ध कहा गया था। उसमें स्थिति बाइपोलर यानी द्विध्रुवीय की स्थिति थी। ये पोजीशन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की थी। इसमें उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद द्वितीय विश्व का बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए थे। उनके सामने थे कि हम किस गुट में शामिल हो या किसी भी गुट में शामिल न हो। तो अगर गुट निरपेक्षता का अर्थ देखा जाए तो गुट निरपेक्षता किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर विवाद की अच्छाई या बुराई के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति संचालन की नीति है, जिसमें विवाद के पक्षों या इनका महाशक्तियों से जुड़ाव व समुद्री देश पर निर्णय का असर नहीं देखा जा सकता। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 120 हो गई है और जब 1961 में पहला सम्मेलन हुआ था, उसमें सदस्य 25 थे, तो 120 देश हो गए। इसमें संख्या बहुत ही बड़ी है। इसमें जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसकी विशेषताओं को इस डायग्राम के आधार से दिखाया गया है। पहला, इसमें नकारात्मक विशेषताएं एक तरफ लिखी हुई है, दूसरी इसकी कुछ सकारात्मक विशेषताएं हैं। एक नंबर देखना, दोनों ब्लॉक से समान दूरी, जो हमने पिछले डायग्राम में देखा है। सोवियत संघ और अमेरिका के जो दोनों ब्लॉक है, उनसे समान दूरी रखी जाए। और इसके साथ साथ 2 नंबर देखिए, स्वतंत्र विदेश नीति का भी संचालन किया जाए। ये इसकी एक 2 मुख्य विशेषताएं हैं कि दोनों ब्लॉक से समान दूरी रखा जाए और स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया जाए इसमें से। और जो इन ब्लॉक्स के बीच शीत युद्ध चल रहा था, उसका भी विरोध किया जाए। जो बहुत कुछ सीमा तक इस आंदोलन की अगर शुरुआत देखा जाए तो दोनों ब्लॉक से दूर रहते हुए और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति संचालन के लिए भी था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 गुट जो बने, अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में था। भारत जैसे देश इसे इन दोनों ब्लॉकों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए और शांति के लिए खतरा मानते थे, इसलिए दोनों ब्लॉक से समान दूरी रखना। और दूसरा, स्वतंत्र विदेश नीति। गुट निरपेक्षता का जन्म बहुत कुछ सीमा तक नव स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की संचालन की इच्छा के कारण हुआ। यह अनुभव किया गया
कि किसी एक गुट के साथ गुटबंदी कार्य की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा देता है। यह विवाद की अच्छाई बुराई के आधार पर निर्णय लेने की नीति है। साम्यवादी की गुट के बिखराव के बाद गुट निरपेक्षता जैसे विदेश नीति का आवश्यक सिद्धांत मानते हैं, यानी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई जाए। फिर उसमें देखते हैं हम कि इसमें शीत युद्ध का विरोध किया जाए। जो कोल्ड वार चल रहा था, यानी युद्ध जो होता है हमेशा शीत नहीं होता, कोल्ड नहीं होता, हॉट होता है, ये वैचारिक युद्ध था। इस विचारधारा के आधार पर जो था इससे अलग भी रहा जाए और इसका विरोध भी किया जाए। चौथा देखिए शक्ति राजनीति से दूरी। गुट निरपेक्ष जो देश थे शक्ति की राजनीति की अवधारणा इससे वो दूर रहना चाहते थे। यह शक्ति प्राप्त करने के लिए तथा दूसरों पर शक्ति प्रयोग को बिल्कुल गलत मानता है। यह शक्ति संघर्ष का विरोध करती है जिसका उद्देश्य दूसरों पर अपनी इच्छाएं थोपना होता है। यह शक्ति राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को खत्म करने की दिशा में एक कदम मानती है। फिर पांचवा देखिए सैनिक गुटों का विरोध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे सैनिक गुट बन गए थे। शीत युद्ध के दौर में अगर देखेंगे तो नाटो, सीएटो, वार्सा पैक्ट इत्यादि ये सैनिक गुट थे, यानी इनका उद्देश्य था एक पर हमला, सभी पर हमला और इसका जवाब देना। तो एक तरह से इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव फैलता है। इन गुटों व संधियों का गुट निरपेक्ष राज्यों की स्वतंत्रता के लिए भय मानकर इनका विरोध किया। इन संधियों में शीत युद्ध के विरोध ने गुट निरपेक्षता की उत्पत्ति के लिए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद इसके देखिए ये शीत युद्ध का विरोध, शक्ति राजनीति से दूरी, सैनिक गुटों का विरोध, ये इसकी नकारात्मक विशेषता, ऐसा नहीं करना है। इसकी कुछ सकारात्मक विशेषताएं भी है, जैसे विकास के लिए सहयोग और मित्रता हो जाए। गुट निरपेक्षता अर्थ है राष्ट्रों में शांति व सहयोग लाना। यह सभी प्रकार के साम्यवादी व गैर साम्यवादी देशों की मित्रता पर आधारित है। यह दोनों शक्ति गुटों के विरुद्ध है तथा स्वयं गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के गुट निर्माण के विरोध में भी है। इसका उद्देश्य ऐसा शांति व विकास के लिए क्षेत्र बनाना है जिसमें शीत युद्ध व गठबंधनों का खंडन किया जाता है। शांति का समर्थन सकारात्मक ढंग से किया जाता है तथा सहयोग में विश्वास किया जाता है। जैसे भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ एक संधि की जिसका नाम था शांति, मित्रता और सहयोग। कई बार इसको आलोचना की गई, परंतु भारत की तरफ से जवाब यह था कि ये शांति, सहयोग और मित्रता के लिए संधि ये की जा सकती है। सातवां देखिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और इसके साथ जुड़ा हुआ हस्तक्षेप शब्द भी है। ये पंचशील के दो सिद्धांत है जो भारत और चीन के बीच समझौता किया गया, उसको पंचशील कहा गया। ये इसी के सिद्धांत है और एक गुट निरपेक्षता में भी अपना लिए गए। यह सिद्धांत विश्वास करता है कि शीत युद्ध व युद्ध की तैयारी द्वारा शांति स्थापित करना हानिकारक है तथा इन्हें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व व हस्तक्षेप में बदल देना चाहिए। गुट निरपेक्षता यह भी स्वीकार करती है कि अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले देश शांतिपूर्वक रह सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं तथा परस्पर लाभ के लिए विश्व शांति व समृद्धि के लिए कार्य कर सकते हैं। यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रह सकता है। अगर विचारधारा अलग है तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो रह सकते हैं। आठवां देखिए स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करते हैं। गुट निरपेक्षता साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है। नव स्वतंत्र राज्यों को अपनी स्वतंत्रता से लगाव था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा जाए तो बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए थे और उन्हें इन जो नव स्वतंत्र देश थे उन्हें विश्वास था कि किसी भी संधि में शामिल होने से वे शीत युद्ध में घसीट लिए जाएंगे तथा उसकी नीतियों पर महाशक्तियों के नियंत्रण की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जिससे एक नए तरह का साम्राज्यवाद स्थापित होगा। इस तरह साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरोध में वे गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को
स्वीकार करने का समर्थन करते थे। इसके साथ विश्व में विभिन्न स्थानों पर चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करने का भी सिद्धांत भी स्वीकार किया गया कि जहां भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे हैं, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ, उनका समर्थन किया जाए ताकि सभी देश स्वतंत्र हो सके। 1961 में नेहरू, नासिर, टीटो, डॉक्टर सुकर्णो व क्वामे नक्रुमा ने इसके 5 अनिवार्य लक्षण बताए। 1 नंबर, गुट निरपेक्षता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति। स्वतंत्र विदेश नीति पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, दोनों ब्लॉक से दूरी और स्वतंत्र विदेश नीति, इस पर ज्यादा फोकस दिया गया क्योंकि यहां से ये चीजें परिभाषित होती है। दूसरे इसमें देखिए, नव उपनिवेशवाद का विरोध व उदारवादी आंदोलन का समर्थन। यानी उपनिवेशवाद, उसी के रूप में नव उपनिवेशवाद आया मल्टीनेशनल कंपनीज के रूप में, एमएनसीज के रूप में, मल्टीनेशनल कंपनीज के रूप में नव उपनिवेशवाद है, इसका वो विरोध करते हैं क्योंकि ये नव उपनिवेशवाद नव स्वतंत्र देशों की स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है, गलत है, ये इनकी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और उसकी कहीं ना कहीं संप्रभुता प्रभावित होती है। तीसरा देख, किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न होना। जो सैनिक गुट है इसमें नाटो, वार्सा, सीएटो या और इस तरह के बनाए जा सकते हैं, तो इनका किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा, किसी भी बड़ी सैनिक शक्ति के साथ किसी भी देश का सैनिक शक्ति के साथ सैनिक संधि नहीं होनी चाहिए। एक शांतिपूर्ण समझौता हो सकता है, विकास के लिए सहयोग हो सकता है, जैसे भारत ने सोवियत संघ के लिए किया, 1971 में किया, शांति, मित्रता व सहयोग की, वो सैनिक संधि नहीं मानी गई। सैनिक संधि जैसे नाटो का सदस्य होना, इस तरह की जो थी उसकी, या बड़ी महाशक्तियां हैं उनको अपने हवाई अड्डे या अपनी जमीन प्रयोग के लिए देना, इस तरह की कोई भी सैनिक संधि नहीं की जाए। पांचवा, अपने राज्य की भूमि पर किसी विदेशी सैनिक अड्डों की अनुपस्थिति, यानी किसी भी महाशक्ति या अन्य देश को सैनिक अड्डे नहीं दिए जा सकते क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है और शीत युद्ध के दौर में वो उसका एक पार्ट बनता था। हालांकि शीत युद्ध 1991 में समाप्त हो गया है, परंतु सैनिक अड्डे आज भी नहीं दिए जाने चाहिए, आज भी इसका एक सिद्धांत है। प्रत्येक राष्ट्र जो गुट निरपेक्ष राज्य के रूप में स्वीकृत होना चाहता है, उसे इन 5 शर्तों को पालन करना होता है। यानी एक बार इसको रिवाइज करें तो गुट निरपेक्षता का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति, नव उपनिवेशवाद का विरोध व उदारवादी आंदोलन का समर्थन, किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न होना, किसी भी बड़ी शक्ति के साथ सैनिक संधि की अनुपस्थिति, और 5वां, राज्य की भूमि पर किसी विदेशी सैनिक अड्डों की अनुपस्थिति। ये इसके 5 विशेषताएं हैं जो आधारभूत है। और कई बार इसको यह कहा जाता है कि यह तटस्थता की नीति है या अपने आप में अलग गुट है, ऐसा भी नहीं है। इसको कई बार इसकी परिभाषा अलग तरीके से दी गई, ये अपने आप में गुट है या तटस्थ है, ऐसा भी नहीं है। विश्व में एकमात्र जो तटस्थ देश है वो स्विट्जरलैंड है, वो न्यूट्रल देश है, उसी रूप में उसकी मान्यता दी गई है। बाकी ये गुट निरपेक्षता के रूप में है, यानी नॉन अलाइनमेंट या नेम के संदर्भ में है। आगे हम देखेंगे इसका संगठन जो है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का संगठन में 3 चीजें इसमें संगठन में, समन्वय ब्यूरो, कोऑर्डिनेशन ब्यूरो, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, और शिखर सम्मेलन, समिट कॉन्फ्रेंस। जो समन्वय ब्यूरो है, कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन के लिए आपस में लगातार विचार विमर्श के लिए बनाया गया है। इसमें अफ्रीका के 31 देश, अफ्रीका के, एशिया के और लैटिन अमेरिका और यूरोप के सदस्य हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन होता है, समय समय पर इनकी सदस्य संख्या बढ़ती रही। दूसरा, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों के जो विदेश मंत्री वे भाग लेते हैं, और जो अन्य देश अगर कोई सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं उनके आवेदनों पर विचार करते हैं
और आगामी जो सम्मेलन होता है उसके बारे में तैयारियां करता है। और तीसरा इसका शिखर सम्मेलन है, समिट, यानी इसका शिखर सम्मेलन होता है प्रत्येक 3 वर्ष बाद होता है। गुटनिरपेक्ष देशों के मुखिया या शासन अध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। इसमें 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं: पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य, पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य और अतिथि। इसमें निर्णय जो होते हैं वो सर्वसम्मति से ही लिए जाते हैं। इसमें जैसा कि बताया गया, वर्तमान में 120 सदस्य इसके हो चुके हैं। लगभग 3 साल बाद इसका एक सम्मेलन होता है। आगे हम देखेंगे कब कब और कहां कहां किस तरह से सम्मेलन हुए। इसको स्लाइड्स पर देख सकते हैं। ये किस सन जो पहला था 1961 में 1 से 6 सितंबर बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। इसमें 25 सदस्य थे। यूगोस्लाविया का विघटन हो गया, बहुत सारे देश इसके बन गए हैं। दूसरा 1964 में कायरो संयुक्त अरब गणराज्य में 47 हो गए थे सदस्य। तीसरा जो था 1970 में लुसाका जाम्बिया में, इसमें थोड़ा गैप आ रहा है काफी, 54 सदस्य हो गए थे। चौथा 1973 में अल्जीरिया में 75 सदस्य हो गए थे। पांचवा 1976 में कोलंबो श्रीलंका में हुआ, सदस्य 88 हो गए। छठा 1979 में हुआ हवाना क्यूबा में, 94 सदस्य हो गए थे। सातवां जो था, कई बार ये जीके में पूछा जाता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में हुआ 7 से 12 मार्च 1983 को नई दिल्ली भारत में हुआ है। इसमें सदस्य जो थे 101 हो गए थे। ये एक याद रखने के लिए, क्योंकि ये भारत में था और उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आठवां 1 से 6 सितंबर 1986 को हरारे जिम्बाब्वे में हुआ, सदस्य 101, भारत में जितने थे उतने ही रहे। नौवां जो था 1989 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, पुनः जैसे पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था ऐसे ही नौवां भी बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ। 10वां 1992 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, यानी ये विकासशील देशों में ही होते हैं। 11वां 1995 में कार्टेजिना में कोलंबिया में 108 सदस्य हो गए थे। 12वां 1998 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में, सदस्य 113 हो गए थे। 13वां 2003 में कुआलालंपुर मलेशिया में, सदस्य 116 हो गए थे। 14वां 2006 में हवाना क्यूबा में 118 सदस्य हो गए। 15वां 2009 में हुआ शर्म अल शेख मिस्र में, 118 सदस्य हो गए इसमें। और 16वां अगस्त 2012 से तेहरान ईरान में, यहाँ से आगे तक देखेंगे सदस्य 120 ही है। 17वां सितंबर 2016 में कराकस वेनेजुएला में हुआ, 120 सदस्य। 18वां जो हुआ 2019 में बाकू अजरबैजान में, इसमें भी 120 सदस्य हो गए, यानी 120 सदस्य और 18 सम्मेलन हो चुके हैं। 18वां 25 से 26 अक्टूबर 2019 में हुआ बाकू अजरबैजान में। तो अब इसका 19वां सम्मेलन जो है 2023 के अंत में प्रस्तावित है काम्पला युगांडा में। 23वां सम्मेलन इसका 19वां सम्मेलन होगा। उसमें अभी तक 18 सम्मेलन हो चुके हैं 2019 में, यानी अब 2022 चल रहा है, तो उसके बाद 2023 में होगा काम्पला युगांडा में। इसमें आप जितना याद कर सकते हैं। सामान्यतः इसकी सदस्य संख्या पूछ ली जाती है, या अंतिम सम्मेलन पूछ लिया जाता है, या प्रथम सम्मेलन पूछ लिया जाता है, या भारत में जो सम्मेलन हुआ था उसका पूछ लिया जाता है, उसमें कितनी सदस्य संख्या थी या विशेष था, या इसमें किसी में कई बार कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया होता है, उसको पूछ लिया जाता है इसमें से। आगे हम देखेंगे, ये भारत में जो सम्मेलन हुआ था उसका फोटो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी दिखाई दे रहे हैं। 7 से 12 मार्च 1983 को नई दिल्ली में हुआ था। इसकी प्रासंगिकता, एक सवाल उठाया जा रहा है कि जब शीत युद्ध नहीं रहा, 1991 में शीत युद्ध का विघटन हो गया,
और दुनिया में 2 गुट अब नहीं रहे हैं। तो आखिर क्या इस नाम या नेम की प्रासंगिकता, क्या रेलिवेंस, क्या इसको रहना चाहिए या इसको समाप्त हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसको प्रासंगिक ही बताया जाता है, आज भी ये प्रासंगिक है और इसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके लिए ये दिए जाते हैं। वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो बड़ी तेजी से बदली, शीत युद्ध से हटकर शांति, सहयोग और विकास की प्रक्रिया में बदल गई है। इन परिवर्तनों व शीत युद्ध की समाप्ति के कारण और समाजवादी गुट व सोवियत संघ के गुट के विघटन के बाद आलोचकों ने यह तर्क दिया है कि अब विश्व 2 गुटों में नहीं रहा है, क्योंकि गुट ही नहीं रहे तो गुट निरपेक्षता अपने आप ही अप्रासंगिक हो गई है। परंतु आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। इसके लिए पहला इसका उद्देश्य जो है, गुट निरपेक्षता का उद्देश्य ही देखें तो वो भी प्रासंगिक है। इसका नेम का जो मुख्य उद्देश्य नव स्वतंत्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता बनाए रखनी थी। शीत युद्ध व द्विध्रुवीय विश्व में स्वतंत्र विदेश नीति एक सिद्धांत के रूप में सामने आई। यह स्वतंत्रता का उद्देश्य आज भी वैध है। नव उपनिवेशवाद के युग में स्वतंत्रता बनाए रखना आज की आवश्यकता है। यह आंदोलन राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता की ओर विकसित हो रहा है, अतः यह पूरी तरह से प्रासंगिक है। यानी उसका उद्देश्य अपनी विदेश नीति स्वतंत्र बनाए रखना था, आज भी यह उद्देश्य प्रासंगिक है। दूसरा, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना। आज दुनिया में 2 प्रकार के देश हैं। एक तरफ जो धनी देश है उन्होंने G8 बनाया है, ग्रुप 8 बनाया है। दूसरी ओर निर्धन देश है जिन्होंने G77 बनाया है। इनकी सदस्य संख्या बढ़ती गई है और G77 की जगह G15 आ गया इसमें से, ताकि विकासशील देश विकसित देशों से बातचीत कर सके और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित हो। नाम जो गुट निरपेक्ष मूवमेंट है, एक तरह से उत्तर दक्षिण व दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ा सकता है। उत्तर दक्षिण यानी उत्तर के जो देश हैं, ग्लोब पर जो उत्तर के देश हैं वो विकसित देश है, डेवलप्ड देश है। दक्षिण की तरफ जो है विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है। तो इन दोनों में बातचीत द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना हो जिसमें दोनों का ही विकास हो सके। या फिर उत्तर दक्षिण सहयोग कम है तो दक्षिण दक्षिण देश यानी विकासशील देश आपस में सहयोग करके इस सहयोग एक नई व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं। जब तक ऐसी नई व्यवस्था स्थापित नहीं होती तब तक नेम की प्रासंगिकता बनी रहेगी। यानी उत्तर और दक्षिण सहयोग करे या दक्षिण दक्षिण सहयोग करे, यानी विकसित और विकासशील देश और विकासशील देश सहयोग करे। इस तरह की अगर व्यवस्था जब तक स्थापित नहीं होगी तब तक ये प्रासंगिक और रहेगा। फिर तीसरा देखिए, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध। यह शीत युद्ध तथा संधि राजनीति के विरुद्ध न केवल नकारात्मक आंदोलन है, बल्कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नव उपनिवेशवाद का अंत करने, निशस्त्रीकरण व शस्त्र नियंत्रण, विशेष रूप से परमाणु हथियार निशस्त्रीकरण के लिए और थर्ड वर्ल्ड के देशों के लिए आर्थिक और राजनीतिक अधिकार निश्चित करने के और एक ध्रुवीय विश्व का विरोध करना है। वर्तमान में 2 गुट नहीं रहे, परंतु एक गुट रहा है अमेरिका। तो उस एक ध्रुवीय का विरोध करने के लिए, ताकि इस तरह से कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करे, एक ध्रुवीय है उसको अपनी तानाशाही नहीं करे, उसका विरोध करना। और थर्ड वर्ल्ड जो है, तृतीय विश्व यानी विकासशील जो देश हैं, उनमें एकता के लिए नाम का अस्तित्व अब भी आवश्यक है। लोकप्रिय आंदोलन, गुट निरपेक्ष अब भी लोकप्रिय आंदोलन है। 1961 में देखें, बेलग्रेड सम्मेलन में केवल 25 देशों ने भाग लिया उसमें से, और 2019 में जो सम्मेलन हुआ है अब तक, इसमें सदस्य संख्या बढ़ गए हैं, 120 सदस्य इसके हो गए हैं। तो आज भी ये बहुत ही बड़ा लोकप्रिय आंदोलन है। इसके प्रमुख उद्देश्य भी हैं शांति, निशस्त्रीकरण, सहयोग व विकास, जो इसकी प्रासंगिकता बनाए हुए। संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन के लिए, जब
संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था उसमें परमानेंट मेंबर 5 थे जिनके पास वीटो पावर है। आज संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, परंतु परमानेंट सीट्स वही 5 राष्ट्रों के पास है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। तो इसमें विकासशील देश चाहते हैं कि ज्यादा परमानेंट सीट्स हो या उनको वीटो पावर उनको भी दिया जाए ताकि इसका लोकतांत्रिकरण किया जाए। ये जो बात है ये नाम के सम्मेलन से उठाई जाती है, यानी संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन किया जाए, इसका लोकतांत्रिकरण किया जाए, तब तक ये जरूरी है। तो ये जो 5 मुख्य उद्देश्य हैं, जब तक ये पूरे नहीं हो जाते तब तक जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक रहेगा। गुट निरपेक्ष उद्देश्य स्वतंत्र विदेश नीति है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए। चूंकि सदस्य संख्या देख सकते हैं इसकी बढ़ रही है, लोकप्रिय आंदोलन 120 सदस्य है इसकी, और संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन के लिए भी इसकी जरूरत है। तो इन सब कार्यों के लिए इसकी आज भी जरूरत है। अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड रेफरेंसेस देखें तो इसके लिए ऑनलाइन जो वेब है उस पर लिखा हुआ, इसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एक फोटो का रेफरेंसेस दिया गया, वो यहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरी पामर एंड पार्किंसंस की इंटरनेशनल रिलेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, पामर एंड पार्किंसंस की, इसमें फोटो भी दिखा रखा है। इंटरनेशनल रिलेशंस ये अपडेट भी होती रहती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए, और इसका हिंदी अनुवाद भी मिल जाता है। तीसरा BL फड़िया की बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी अपडेट होती रहती है और ये टेक्स्ट बुक है, लगभग पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर किया हुआ है। UR गई की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसमें भी काफी कुछ टॉपिक्स क्लियर होते हैं, कंप्लीट होते हैं, ये भी आपको पढ़नी चाहिए। और इससे संबंधित और वीडियोज के लिए और अपडेट्स के लिए मेरे जो YouTube चैनल है उस पर देख सकते हैं, डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी नाम से मेरा YouTube चैनल है, इस पर आप और ज़्यादा अपडेट्स देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसको आप कई बार देखें, और ये इसके लिए अगर संपर्क करना चाहते हैं तो नवाचार एवं कौशल विकास कार्यक्रम, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, ब्लॉक 4, शिक्षा संकुल परिसर, जेलन रोड, जयपुर, राजस्थान। ईमेल भी इस पर लिखा हुआ है, innovation.ccraj@gmail.com। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छी तरह समझने के लिए इसको आप कई बार देख सकते हैं। पुनः धन्यवाद।